ओके, तो गाइस लास्ट क्लास में हमने करा था एक्रूअल कंसेप्ट। किसी को उसमें दिक्कत? लास्ट क्लास में हमने एक्रूअल कंसेप्ट करा था। कोई भी बच्चा, किसी को भी उसमें दिक्कत आई हो? ओके, गुड, ओके फाइन। तो अब हम जो है एक अगला कंसेप्ट चालू करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 7-8 न्यू प्रिंसिपल्स और हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हम आज इसमें खत्म करते हैं। ओके, सो एक हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है बच्चों कि हमारा जो बिजनेस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। हम किसी भी बिजनेस के काम के लिए उसके ओनर को लायबल नहीं मान सकते। बिजनेस अलग चीज है, ओनर अलग चीज है। बिजनेस और ओनर को हम अलग अलग रखेंगे। ओनर जो पैसा बिजनेस में देता है वो पैसा उसको एक तरीके से उधार के तौर पे मानेंगे। और अगर कोई काम आपने बिजनेस से डीलिंग करी है तो आप उसको बिजनेस से ही पूछोगे, आप उसको ओनर से नहीं पूछोगे। ओनर जो बिजनेस में काम कर रहा है वो सिर्फ एज अ मैनेजर काम कर रहा है, उसकी एज अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है। तो इस वजह से बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। एंड जो उसने पैसा लगाया हुआ है उसके बेसिस पे उसको सिर्फ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दैट बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, टू डिफरेंट पर्सन्स, टू डिफरेंट एंटिटीज। क्लियर है? इसके सबको क्लियर है? सिंपल, तो इसके अंदर आपका सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब आपका उसमें भी है, ये आपने जब हमने कैटेगरी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा लॉजिक है दैट बिजनेस में हर चीज जो भी हम लिख रहे हैं, अकाउंट्स में हम जो भी चीज हम लिख रहे हैं, एवरीथिंग इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई चीज मनी फॉर्म में नहीं है तो उसको हम बिजनेस के अंदर नहीं लिख सकते हैं। अगर वो मनी फॉर्म में नहीं है और उसको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको उसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली हम उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। So only those transactions which can be recorded, which can be summarized in monetary form, can only be recorded in the accounts. ठीक है, देखो बुक्स में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि according to the money measurement principles, only those events which measure in terms of money are recorded. Money is a common denominator. ठीक है, तो इसलिए हम कोई भी चीज जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उसको नहीं लिख सकते। इसमें दो लिमिटेशंस बताई हैं। पहला कि transactions which cannot be measured in terms of money cannot be recorded. Honesty cannot be recorded. Goodwill, honesty cannot be recorded. Trustworthiness cannot be recorded. सच्चाई बोल लो, हार्ड वर्किंगनेस बोल लो, स्मार्टनेस बोल लो, these things cannot be recorded because these things cannot be converted in terms of money. Second point, the value of money is considered to have the static value as the transaction has been recorded on transaction date. तो हम जिस वैल्यू को इसमें रिकॉर्ड करते हैं उसकी वैल्यू ना चेंज नहीं होनी चाहिए। आज जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू वो उसकी 5 साल बाद भी रहेगी। तो एक और प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि मैंने खरीदा गाड़ी, तो गाड़ी की वैल्यू कम हो सकती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ सकती है, लैंड की वैल्यू बढ़ सकती है। बट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का एक ड्रॉबैक होता है कि जो चीज़ हमने जिस डेट पे हमने रिकॉर्ड कर ली उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द आइटम। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में हमको उसको स्टार्टिंग में पहले इलाबरेट करना है, फिर इसकी जो दो लिमिटेशंस हैं वो लिखते हैं। किसी को डाउट इसके अंदर है? बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ मतलब ये कुछ है आपकी जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। वैसे तो ना ये प्रिंसिपल हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो हमने पढ़ी थी डायरेक्टली उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है कि हम जो है बिजनेस को
लंबे टाइम तक तो चला सकते हैं, हम लाइफ टाइम के लिए डिसीजंस लेते हैं, बट उसको फिर भी हमको छोटे छोटे इंटरवल्स में उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमको ब्रेक करना पड़ता है, करना चाहिए, चाहे वो 6 महीने हो, 3 महीने हो या साल भर हो। वो जो जो हम उसको ब्रेक कर रहे हैं एक पीरियड में, वो इतना छोटा पीरियड भी नहीं हो कि हम उसके रिजल्ट्स ही नहीं निकाल पाए, वो इतना बड़ा पीरियड भी ना हो कि हम जो है उसको, उसके रिजल्ट्स में जो गलतियां आएंगी वो गलतियां रेक्टिफाई करने से पहले ही उसका पीरियड बहुत बड़ा हो और वो गलतियां भी हम उसमें जज ना कर पाए और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपके रेगुलर इंटरवल्स हमको देखने पड़ेंगे। अब वो छोटा बिजनेस होता है तो हम थोड़ा लंबा इंटरवल ले सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो गलतियों के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो हमको उसके छोटे प्रिंसिपल, छोटे इंटरवल्स देखने पड़ेंगे। तो आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स जो है, इसमें बोलते हैं कि बिजनेस को आपको छोटी छोटी ब्रेक, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को छोटे छोटे स्मॉलर पीरियड्स में उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ब्रेक करना चाहिए। द अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड फ्रॉम द गोइंग कंसर्न concept. That means it will continue for the future. Financial statements, especially the management and the bank, require information for the regular intervals. तो management को और banks वगैरह को shorter period की information चाहिए होती है. Generally, it will be taken as a year. तो accounting period अगर आपसे कोई पूछता है तो जनरली हम अकाउंटिंग पीरियड को 1 साल का लेते हैं, बट बड़ी कंपनीज को 6 महीने एंड क्वार्टरली मतलब 3 महीने भी लिया जाता है। गाइस इसमें एक और चीज आती है, हमारा अकाउंटिंग, हमारा ईयर कब से कब तक चलता है, हमारा ईयर कब से कब तक चलता है, स्टार्टिंग एंड एंड डेट। स्टार्टिंग एंड एंड डेट ईयर की क्या होती है गाइस? वैसे हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। बट जो हम अपना फाइनेंस होता है, फाइनेंस के लिए हम जो टाइम टेन्योर लेते हैं वो लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होता है वो हमारा अकाउंट्स का, अकाउंट्स या फाइनेंस का आपका पीरियड होता है। तो 31 मार्च से 1 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हम पीरियड लेते हैं, जो 1 साल का ही पूरा पीरियड होता है। दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपको कोई कैलेंडर ईयर बोले तो उसको बोलो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। आपको कोई फाइनेंशियल ईयर बोले तो उस फाइनेंशियल ईयर को आप मानो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हर कंपनी अपना अलग फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकती है, बट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल ईयर। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 जुलाई। तो हर कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर प्रिडिक्ट कर सकती है, बट गवर्नमेंट में जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो और बाकी चीज़ें जब मेंशन करते हो तो वहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही हमको अपना अकाउंटिंग पीरियड लेना हो। So main advantage of dividing the accounts into smaller period is to check the performance of the business, और अगर performance में कोई problem आ रही हो to take the corrective action। कोई डाउट इसमें? हाँ, फॉर कंपैरेटिव स्टडी बोल लो, फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट बोल लो, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। बाकी बच्चों को इज इट क्लियर टू ऑल द गाइस? किसी को डाउट? ओके फाइन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, फुल डिस्क्लोज। अकाउंट्स में हमको बोलते हैं, एक प्रिंसिपल है दैट, हाँ उसको अजम्पशंस बोल लो, कंसेप्ट्स बोल लो, प्रिंसिपल्स बोल लो, वो एक ही चीज़ है निताक्षी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स तीनों एक ही सेम चीज़ पे आ जाएगा, उसको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, सो हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जैसे नाम सजेस्ट करता है, अकाउंट्स हमको बोलता है जी बिजनेस में अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, पैसा लेना देना, सेल्स, सैलरी, परचेजेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स,
चाहे आपको वो चीज कहीं से भी दिखानी पड़े, यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी आइटम इन द बिजनेस। आप कोई भी आइटम ये नहीं सोच सकते कि इसको मैं इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करूं। आप अपनी रेसिपी डिस्क्लोज मत करो, आप अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज मत करो, बट भाई मैंने चावल कितने खरीदे, मैंने सामान कितना खरीदा, किसको कितनी सैलरी दी, किससे कितना लोन लिया, किसको कितना इंटरेस्ट दिया, वो कहते हैं कि आपको हर चीज़ अपनी बिजनेस के अंदर डिस्क्लोज करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि मैं इसमें डिस्क्लोज ना करूं, चीज़ों को बिना डिस्क्लोज करे सिर्फ मेंशन कर दूं, तो कहते हैं कि इस तरीके से अकाउंट्स नहीं बनते। तो अगर कोई भी बंदा अकाउंट्स जानता है तो उसको पता है ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है, एंड जो वेंडर्स होते हैं, जो हमारे बीच में कस्टमर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है। According to this principle, there should be a complete, understandable reporting of the financial statement of all the significant information related to the economic affairs of the firm। कि फॉर्म से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको फुल्ली डिस्क्लोज करा जाए। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन मॉनेटरी टर्म्स, उनको छोड़ दो, but those things which can be determined in monetary terms or are in monetary terms या related to the business must be disclosed in the accounts। Clear? Clear guys? Full disclosure normally. Everything must be disclosed. Okay. Next is our materiality principle। Materiality principle, ये प्रिंसिपल ना ऊपर वाला फुल डिस्क्लोजर का ही भाई है, उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। फुल डिस्क्लोजर में हमने पढ़ा था कि हर चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए। मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है, मटीरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस थिंग इज नॉट मटीरियल फॉर मी, मतलब दिस थिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। दिस थिंग इज नॉट मटीरियल फॉर यू मीन्स दिस थिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस लेवल। तो ऊपर वाला पॉइंट बोलता है जी फुल डिस्क्लोज करो हर चीज को। ये पॉइंट बोलता है जी पता नहीं कौन सी चीज किस पर्सन के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाए, तो इस वजह से आपको सब चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। कुछ चीजें आप सोचते हो कि किसी के लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो मैं क्यों उसको डिस्क्लोज करूं, मैं क्यों बताऊं। बट वो कहते हैं जी इट माइट बी मटेरियल, इट माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर वन पर्सन, इट माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर अनदर पर्सन, दैट्स व्हाई आपको हर चीज को डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। आपकी आपके हिसाब से वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती, बट क्या पता किसी और को वो इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस कर दे। ठीक है। Material principle refers to relative importance of the item। An item should be regarded as the material if there is a reason to believe that knowledge of it would affect or influence the decision of any interested party। That means कि अगर कोई भी चीज को मटेरियल हम तब बोल देंगे जब उसकी इंफॉर्मेशन से कोई भी पार्टी, इन्वेस्टर हो, बैंक हो, गवर्नमेंट हो, कस्टमर हो, पब्लिक हो, रिसर्चर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी रेलिवेंट पार्टी अगर जो है उसकी इंफॉर्मेशन के थ्रू उस पर्सन को कुछ भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सकती है, दैट इज नोन एज मटेरियल थिंग। अब भाई हर किसी की अपनी अलग सोच होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट किसी और के लिए भी हो सकती है, तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज। कोई भी चीज हाइड करके नहीं रखनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। अमाउंट स्पेंड ऑन बिल्डिंग 2.5 लाख is material for enterprising having a turnover of 10 lakh, but it is not material for an enterprise having a turnover of 15 crores। वो कहता है जी 2.5 लाख की बिल्डिंग बनी, ये चीज एक 10 लाख जिसका टर्नओवर है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जिसका टर्नओवर 15 करोड़ है उसके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वन थिंग इज मटेरियल फॉर वन पर्सन एंड माइट नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर पर्सन। ठीक है, तो एवरीथिंग इन द बिजनेस शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। ये ऊपर वाला और ये वाला सेम पॉइंट का ही बस दो एक्सटेंशन है। ठीक है, क्लियर गाइस ये वाला पॉइंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है?
खाली 2 बच्चों का क्लियर आता है, बाकी बच्चों का कोई क्लियर और कोई प्रॉब्लम कहीं पे कुछ नहीं आता। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रूडेंस और कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस एंड कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने अभी तक नहीं किया हुआ था। प्रूडेंस और कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल एक चीज है, ये आपको बोलता है कि जी आपने कोई भी अगर फ्यूचर लॉसेस हैं तो आप फ्यूचर लॉसेस को पहले से ही एंटिसिपेट कर सकते हो। बट अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आप पहले से कंसीडर करके उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लॉसेस कैन बी एंटिसिपेटेड बट प्रॉफिट्स डू नॉट एंटिसिपेटेड। प्रॉफिट को एंटिसिपेट करके उसको यूसेज नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, आपने लॉटरी खेली, व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इन अ लॉटरी? आपने एक लॉटरी खेली, व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग? विनिंग वेरी लेस। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर सचिन या धोनी, धोनी लेते हैं, अगर धोनी सिक्सर मारेगा तो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे, और अगर उसने सिक्सर नहीं मारा तो मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे। व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग? 50-50, इक्वल परसेंटेज चांसेस कि अगर धोनी ने आपका सिक्सर मारा तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, नहीं मारा तो नहीं मिलेंगे। 50-50% चांसेस। अब इस सिचुएशन में अगर मैं जीत गया तो 100 रुपये मिल जाएंगे, अगर मैं हार गया तो 100 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, वो बोलते हैं जी आप अगर यहाँ पे 50 रुपए के लॉस होने की आपको गुंजाइश है, क्या हमको यहाँ पे 50 रुपए की 100 रुपए के लॉस होने की गुंजाइश है गाइस? हो सकता है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? यस। तो कहते हैं जी अगर आपको 100 रुपए की लॉस होने की गुंजाइश है ना, तो आप जो है आप उसको पहले से ही लॉस का एक अकाउंट बना सकते हो, मतलब एक अलग से ही प्रोविजन या एक अलग से ही आप एक अकाउंट खोल सकते हो जी मुझे 100 रुपए का लॉस होने की गुंजाइश है। तो यू कैन एंटिसिपेट इट बिफोर कि मेरे को अगर 100 रुपए का नुकसान हुआ तो मैं इस अकाउंट में 100 रुपए पहले से ही एक रिजर्व में डाल के रखा हूँ। प्रॉफिट होने की भी पॉसिबिलिटी है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट होने की भी पॉसिबिलिटी है 50%। यस, जैसे लॉस होने की है ऐसे प्रॉफिट होने की है। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो कहते हैं जी प्रॉफिट के लिए नहीं खोल सकते, प्रॉफिट हो जाएगा तब देखेंगे कि क्या करना है। आप पहले से ये नहीं सोच सकते जी मेरे को अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा, बंगला खरीद लूंगा, मैं तो बिल्डिंग खरीद लूंगा, सोना खरीद लूंगा, फॉरेन टूर पे चला जाऊंगा। नहीं, अगर आपको लॉसेस हो सकती हैं फ्यूचर में तो आप पहले से ही उन लॉसेस को, अगर 1 साल बाद भी होना है तो पहले से ही उसको लॉस को ट्रीट करके चल सकते हो। बट अगर प्रॉफिट होना है तो आप पहले से उसको ट्रीट करके नहीं चल सकते। एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी लेबर ने मेरे ऊपर केस डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं हार गया केस तो मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अगर मैं जीत गया केस तो मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। क्या मैं 2 लाख के लिए पहले से ही एक साइड में अकाउंट बना के, रिजर्व बना के, प्रोविजन बना के रख सकता हूँ कि अगर लॉस हुआ तो इसमें से दे देंगे? यस और नो गाइस? यस। तो इन दैट केस नो संगनी, वाई नो? लॉसेस के केस में अगर फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हो सकते हैं, वी आर एज्यूमिंग कि फ्यूचर में लॉसेस होने हो सकते हैं, तो हम पहले से ही उसके लिए एक फंड बना के साइड में रख सकते हैं। निदाक्षी, हाउ कैन यू से 100% चांसेस ऑफ विनिंग?
100% कैसे हो सकता है? गिव मी एग्जांपल जो 100% हो। हाँ, गिव मी एग्जांपल जहाँ पे 100% प्रॉफिट हो रहा हो। कोई ऐसे एग्जांपल जहाँ पे आप कहो जी मैं तो यहाँ पे 110% प्रॉफिट होगा ही होगा, देयर इज नो चांस कि लॉस हो जाए। बताओ, कोई ऐसे एग्जांपल देके बताओ जहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी की गारंटी हो। फॉल्स एक्विजिशन केसेस में 100% गारंटी होती है, हार नहीं सकते। सेलिंग अ गोल्ड आइटम में भी निताक्षी, सेलिंग अ गोल्ड आइटम जो आप अगर बेचोगे तो वहां पे आपका कोई कोई आपका ये नहीं है कि फ्यूचर में लॉसेस और प्रॉफिट्स हो सकते हैं। वो तो आपका सामान है, आपके पास पड़ा है, आपने बेच दिया, तो वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स या लॉसेस होने की गुंजाइश थोड़ी है। वो तो आपका आइटम को आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर लॉसेस या प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी है किसी एक स्पेसिफिक आइटम के अंदर, तो वो तो आइटम बिक रहा है, सामान बिक रहा है। क्लियर है? ओके, तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमने क्रिकेट पे बेट लगाई, और क्रिकेट पे बेट लगा के धोनी को मैंने 50 लाख रुपए दिलवा दिए, और मैंने बोल दिया धोनी को जी फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाना, और मैंने बेट लगा दी कि अगर धोनी फर्स्ट बैट पे आउट हो जाएगा तो मैं मेरे को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, धोनी को भी पैसे दे दिए 50 लाख रुपए, और धोनी को कहा जी फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाना, धोनी मान गया। अब मैंने एक 10 करोड़ की बेट भी लगा दी कि अगर धोनी जीरो पे आउट हो जाएगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। क्या यहाँ पे 95% चांसेस हैं कि धोनी जो है फर्स्ट बॉल और जीरो रन पे आउट हो जाए? ठीक है, तो इसके लिए क्या मैं प्रोविजन, क्या मैं फंड पहले से ही बना सकता हूँ कि 10 करोड़ रुपए आएंगे, इसे ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा? नो, हमारा ये फ्यूचर में होने वाला एक ऐसा प्रॉफिट है फॉर विच वी आर नॉट श्योर। वो धोखा भी हो सकता है, क्या पता पहली बॉल वाइड चली जाए और एक रन मिल जाए। ठीक है, क्या पता जो बंदा कैच करवा रहा है वो कैच ही छोड़ दे, तो पता नहीं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हाँ, 90% पॉसिबिलिटी थी कि मिल जाएगा, जब धोनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बट उसके बाद भी वी कैन नॉट एंटिसिपेटेड द प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट्स को पहले से ही एंटिसिपेट करके उसके लिए, उसकी यूसेज के लिए फंड्स नहीं बना सकते। गाइस क्लियर है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? कोई भी कैच आउट हो जाए, वो रन आउट हो जाए, विकेट पे लग जाए, विकेट पे बैट मार दे, कुछ भी हो जाए, बट मेन थिंग इज कि हमको उसके लिए अगर प्रॉफिट के चांसेस कितने भी ज्यादा हैं, बट हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स की पहले से ही अकाउंटिंग नहीं कर सकते, हम उसको फंड्स नहीं मान सकते, बट लॉसेस को हम पहले से ही मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसमें वो बोलते हैं कि कोई भी सामान जिस टाइम पे आपने प्रक्योर किया है, आप बुक्स में उतनी टाइम की वैल्यू लिखोगे, उसकी वैल्यू आप अपने आप उसको परचेज को और सेल्स को कम ज़्यादा नहीं करते रहोगे। लैंड आपने 20,000 की खरीदी, आप जिंदगी भर उसको 20,000 की ही लिखे रहने दोगे, उसकी वैल्यू चाहे 10,000 हो जाए, चाहे 10 करोड़ हो जाए, आप उसको चेंज नहीं करोगे। आपने गाड़ी अगर 5 लाख की ली तो 5 लाख रुपए जो है वो एग्जैक्टली 5 लाख रुपए आप उसको जिंदगी भर लिखते रहोगे। हाँ, डेप्रिसिएशन लगाओगे, बट उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 5 लाख ही रहेगी ना। मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो चाहे ज्यादा हो, तो उससे आप उसकी वैल्यू को डिफर नहीं करोगे, और वहां पे आप हमेशा एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने उसको परचेज या सेल करा है, वही दिखाओगे। तो डाउट इसके अंदर? सिंपल किया, सिंपल था आपका।
नेक्स्ट इज योर मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो गाइज ये आपका ना एक्रूअल कंसेप्ट का ही भाई है, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमको क्या बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट आपको बोलता है कि आप जी जिस दिन पे आप परचेज सेल्स या कोई भी खर्चा करते हो उसके अगेंस्ट, तो मतलब कोई भी इनकम करते हो उसके अगेंस्ट में आपने जिस दिन पे खर्चा करा होता है आप उसी दिन का खर्चा मानो। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से वो ये कहता है जी आगे पीछे मत मानो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आपने 25 ऑफ अप्रैल को 10 kg एप्पल खरीदे 20 रुपए के हिसाब से। 27 अप्रैल को आपने 6 किलो एप्पल इंटू 50 रुपए के हिसाब से बेच दिए। आपने 28 अप्रैल को 4 kg एप्पल 100 रुपए के हिसाब से बेच दिए। टोटल पैसे आ गए 700 रुपए, आपकी टोटल जेब से पैसे लगे थे 200 रुपए। कॉस्ट इज 200 रुपए एंड सेल्स प्राइस इज 700 रुपए। अब मुझे एक चीज आप ये बताओ कि आपको 25 तारीख को कितना प्रॉफिट हुआ? 0। 25 तारीख को कितना खर्चा हुआ? 27 तारीख को कितना प्रॉफिट हुआ? 27 तारीख को कितना प्रॉफिट हुआ? ओके, एंड 28 तारीख को कितना प्रॉफिट हुआ? ओके, फाइन। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको आई थिंक मेरे को मेरे साथ समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस, मैं इसका आंसर देता हूँ। देखो, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब कि जी जिस दिन आपने बेचा आप उसी दिन के खर्चे लगाओ। तो 25 तारीख को खर्चा हुआ बच्चों 0। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा है ये खर्चा आपका कंसीडर होगा 27 तारीख का, क्योंकि सेल्स विल बी मैच विद परचेजेस। जो सेल्स है वो परचेज के साथ मैच करके उसी दिन पे आएगी जिस दिन पे सेल, तो खर्चा भी उसी दिन का माना जाएगा। हमने इसमें से आपका सेल कितना किया? हमने सेल किया इसमें से 6 kg। तो जो 6 kg हमने सेल करा तो 6 × 20 120 इस दिन का एक्सपेंस आएगा। तो इस दिन की इनकम हो गई 300, एक्सपेंस हो गया 120 और प्रॉफिट हो गया 180। मैचिंग कंसेप्ट मींस कि आपका जो इनकम है जो एक्सपेंसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से सेम डेट्स के हिसाब से मैच करने चाहिए। लास्ट डे पे आपने 4 kg खरीदा, 4 kg की कॉस्ट आई 80 रुपीज और आपके एक्सपेंस हो गए, तो आपके एक्सपेंस हो गए 80 रुपीज। कौन सी डेट को? 28 को। और आपके पास पैसे आए 400, तो प्रॉफिट विल बी 320। 320 का प्रॉफिट हुआ कब? 28 को। 28 को एक्सपेंस कितना हुआ? 80। 28 को पैसे कितने आए? 400। 25 को एक्सपेंस कितना हुआ? 0। क्यों? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से 25 तारीख को सिर्फ और सिर्फ मैंने सामान अपने पास लाके रखा, दैट डजंट मीन्स कि एक्सपेंस। कोई डाउट इसके अंदर गाइस? मैचिंग कंसेप्ट ओके, मैं एक बार आपको बुक के शो बता रहा हूँ। एज पर द बुक it is necessary to match the revenue of the period with the expenses of that period। कि एक और ओके, तो आपका एक उस टाइम के एक्सपेंसेस और उस टाइम के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को आपस में मैच करना पड़ेगा।
Profit earned by the business during the period can be correctly measured only if the revenue during the period is matched with the expenditure incurred in that period. तो कह रहे हैं जी आपका प्रॉफिट उसी टाइम पे सही हो पाएगा जिस टाइम पे आपने जितना उस टाइम पे रेवेन्यू अर्न करा, जितने प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू अर्न करा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उसी टाइम पे माइनस करते हो। मैंने कॉस्ट तो माइनस की 100 प्रोडक्ट की, रेवेन्यू लिखा सिर्फ 20 प्रोडक्ट का, तो आपका आंसर डिफरेंट ही आएगा ना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, आपका एग्जाम्पल एक और लेते हैं। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। एग्जाम्पल में है आपका हमने 1 जनवरी को 20,000 गुड्स मंगवाए 10 रुपीज ईच। ठीक, तो 20,000 गुड्स आए 10 रुपीज ईच। मैंने 1 मार्च को 5,000 गुड्स भेज दिए 40 रुपीज ईच। मैंने 1 जून को 10,000 गुड्स भेज दिए 30 रुपीज ईच। ओके, अब गाइस मेरा जनवरी महीने में क्या कोई खर्चा हुआ? जनवरी महीने में क्या कोई खर्चा हुआ? नहीं। रीजन बीइंग कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो उस मंथ में इनकर होंगे जिस मंथ में हमने एक्चुअली में सेल्स करी। मार्च महीने में कितने एक्सपेंसेस हुए? मार्च के महीने में एक्सपेंसेस कितने हुए? 5,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 50,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सेल अगर 5,000 कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ 5,000 गुड्स ही लेने पड़ेंगे 50,000। ठीक है, और 1 जून में, जून में कितने एक्सपेंसेस हुए? 1 लाख। 10,000 गुड्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख। ठीक है, रिमेनिंग बचा हुआ प्रॉफिट हो गया। बस अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके जो गुड्स अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए हैं, मतलब 20,000 गुड्स थे उसमें से 5,000 और 10,000 यूटिलाइज हो गए हैं, जो 5,000 यूटिलाइज नहीं हुए हैं वो टाइम का एक्सपेंस माना जाएगा जिस टाइम पे एक्चुअली में ये आपके गुड्स सेल परचेज होंगे। ठीक है, तो सेल परचेज के टाइम पे ही उसको मैच किया जाता है जिससे कि हम उसको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए, क्योंकि जो सामान आपने परचेज करा है उसको किसी और के तो प्रॉफिट में से नहीं निकालोगे ना, उसी की कॉस्ट और उसी का सेल प्राइस माइनस करोगे तभी प्रॉफिट आएगा। क्लियर है गाइस सबको? किसी को डाउट है? ओके, नेक्स्ट इज, सबको पता है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। अकाउंट्स में हर चीज जो होती है उसके दो कंसेप्ट होते हैं, वन 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 साइड इज डेबिट साइड, वन साइड इज क्रेडिट साइड। तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड जो होता है वो अकाउंट्स में कोई भी चीज़ सिंगल साइडेड पे नहीं होती है, और बस करो, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डूल प्रिंसिपल, डूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द अकाउंट्स हैज टू एस्पेक्ट, one is debit and another is credit, and debit and credit are always equal। ठीक है ना गाइस, ये सिंपल आपका डूल कंसेप्ट वाला प्रिंसिपल है। एक नेक्स्ट आपका है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि रेवेन्यू, सेल्स, हम किस दिन पे सेल्स को, सेल्स माने ऑर्डर दिए हुए दिन पे, कैश दिए हुए दिन पे, ऑर्डर रिसीव्ड हुए दिन। ऑर्डर हमने प्लेस करा उस दिन पे रेवेन्यू मानू, ऑर्डर रिसीव हुआ उस दिन पे रेवेन्यू मानू, या हमने कैश दिया उस दिन पे रेवेन्यू मानू। तो यस, इट्स आल्सो द एक्रूअल कंसेप्ट, ये भी आपका एक्रूअल कंसेप्ट ही है कि एक्चुअली में जिस दिन पे हमारे गुड्स रिसीव्ड हुए उस दिन पे हम उसको रेवेन्यू पे मानेंगे, उस दिन पे अपनी बुक्स पे उसको रेवेन्यू चढ़ाएंगे। ठीक है, सारे दिनों पे उसको रेवेन्यू नहीं चढ़ाएंगे, अपने हिसाब से अगर जिस दिन रिसीव हुए गुड्स उस दिन पे उसको हम रेवेन्यू की एंट्री मार्क करेंगे।
सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। रेवेन्यू, according to the revenue concept, revenue is considered to be realized when transaction has been entered into an obligation is established। कि जब हमारा obligation established होता है, जिस दिन हमारी ऑब्लिगेशन होती है कि अब हमको पे करना है, और उस दिन पे हमारे पास गुड्स रिसीव होते हैं, तो उस दिन पे ही हम रेवेन्यू मानते हैं। लास्ट वन इज गाइस वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वो कहते हैं जी आपके हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक सबूत होना चाहिए, चाहे वो बिल हो, चाहे वो रिसीट हो, चाहे कैश मेमो हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी वेरीफाई नहीं हो सकती है, तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। आपने खर्चा करा और बिल खो दिया, हम उसको नहीं मानेंगे। ऑनलाइन कर रखोगे तो वापस मंगवाओ, या उस बंदे से बिल वापस मंगवाओ, या कोई भी चीज़ करो, but if anything is not verified it will not be considered as a valid transaction। ठीक है, तो each and every transaction in the business is verified by a proof, that proof can be checked, that proof can be checked, that proof can be a memo, invoice, bill, कुछ भी हो सकता है। क्लियर गाइस? ओके, तो ये बच्चों 11 हमारे पास हैं। इन 11 में से वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रूडेंस एंड मनी मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। और ये आपके 8 तक समझ नहीं आया। 8 तो निताक्षी, ये मैंने 2 एग्जाम्पल से बताया ना। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि आपका जिस टाइम पे आपके सेल्स हुई, कॉस्ट को भी उसी टाइम पे मैच करो। आपका ऐसा नहीं है कि जो सेल्स है वो सेल्स आपकी अलग टाइम पे चल रही है और कॉस्ट अलग टाइम पे चल रही है। मतलब कि आज मैंने अगर एक आइटम सेल करा, तो जितने आइटम सेल करे ना, उतने की ही कॉस्ट को आज कंसीडर करूंगा। जिस दिन मैंने उसको खरीदा होगा उस दिन उसकी कॉस्ट नहीं मानेंगे, जिस दिन मैंने उसको उसको मेरे पास आया होगा उस दिन की कॉस्ट नहीं मानेंगे, जिस दिन मैं उसको सेल कर रहा हूँ प्रॉफिट्स निकालने के लिए, उस दिन पे उसकी कॉस्ट को माना जाएगा। तो कॉस्ट विल बी मैच विद सेल्स एट द टाइम एक्चुअली सेल्स इज हैपनिंग, और जितनी गुड्स की सेल्स हो रही है सिर्फ उतनी ही गुड्स की कॉस्ट को माना जाएगा। बाकी गुड्स की कॉस्ट हमारे पास सेपरेटली पड़ी हुई है, उनको दिस उस टाइम पे हम मानेंगे। देखो, मैं बोलता हूँ मैंने 20,000 के गुड्स खरीदे, तो हम ये मानेंगे कि सिर्फ गुड्स आए। ठीक है, गुड्स हमारे पास आके रख गए, कैश चला गया, बट उन गुड्स को मैं खर्चा उस दिन मानूंगा जिस दिन पे वो बिक रहा है, उस दिन उसको एज अ खर्चा मान के उसमें से माइनस करूंगा, जिससे कि प्रॉफिट निकल आएगा। तो आज खर्चा मान लिया और 2 साल बाद बिके, तो उसको मैंने उस दिन पे रेवेन्यू मान लिया, तो प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। तो कहते हैं जी आप प्रॉफिट निकालने के लिए जो मैच है, वो मैच आप गुड्स को तब करो जिस टाइम पे वो बिक रहे हैं, उसी दिन पे उसको खर्चे में मानो। क्लियर है? तो ये हमारे आपके प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बट हर प्रिंसिपल आपका 3 नंबर का इंडिविजुअली आ सकता है। ठीक है, आपके ऐसे नहीं आएंगे जी प्रिंसिपल बता दो 1 1 मार्क्स ईच। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी और आइडेंटिफाई करना है जी बताओ कौन से टाइप का ये प्रिंसिपल है, या आपको ये आ जाएगा जी इसको 3 नंबर का एक्सप्लेन करो। संडे को आपको जो टेस्ट है वो प्रिंसिपल्स का है, पूरे के पूरे सारे के सारे प्रिंसिपल्स का आपका संडे को टेस्ट है। एक्सपेंस उस दिन माना जाएगा जिस दिन पे एक्चुअल में उसके अगेंस्ट में जो गुड सेल हुए हैं वो सेल्स हुई, उस दिन पे एक्सपेंस माना। ओके गाइस, तो हमने अभी ये कर लिया, इसके बाद हम करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन। करें नेक्स्ट क्लास से 3rd चैप्टर तक हो गया हमारा। 5th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट्स अ प्रैक्टिकल चैप्टर। 10th रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब कि हम रेवेन्यू को संज्ञा, यस, संज्ञा, हम रेवेन्यू को उस दिन पे मानेंगे जिस दिन पे एक्चुअली में मेरे पास गुड्स रिसीव हुए हैं, उस दिन पे मैं उसको सेल्स मानूंगा। जब मैंने ऑर्डर दिया है या कैश रिसीव हुआ है, या ये एक्चुअल कंसेप्ट ही हो गया ना, कि एक्चुअल में जिस दिन पे हमारे पास गुड्स रिसीव हो रहे हैं उस दिन पे ही हम उसको एक्चुअल में रेवेन्यू को कंसीडर करा जाएगा,
क्योंकि ना कैश के दिन पे माना जाएगा ना ऑर्डर के दिन पे माना जाएगा। इट्स एक्रूअल कंसेप्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। What will be considered when it will be considered expense? संगनी, when it will be considered रेवेन्यू को क्यों एक्सपेंस माना जाएगा? कॉस्ट को एक्सपेंस माना जाता है ना। जब हमने सामान परचेज करा तो जो परचेज करा उसको बोलते हैं कॉस्ट, और जो सेल कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो जो कॉस्ट है उसको हम कह रहे हैं जी उस दिन पे लेंगे जिस दिन पे हमने रेवेन्यू माना। हमने रेवेन्यू जिस दिन पे हुआ, जिस दिन पे सेल हुई, उस दिन के हिसाब से मैच करके कॉस्ट को ले लेंगे। जिस दिन पे रेवेन्यू आया उस दिन पे तो रेवेन्यू तो उसी दिन पे लेंगे। जिस दिन पे सामान आया, मेरे पास 28 तारीख को एक गाड़ी आई सेल होके, तो मैं 28 तारीख को उसको रेवेन्यू लूंगा। बट जो मैंने गुड्स खरीदे हुए थे वो खरीदे हुए की कॉस्ट को मैं आज उसको एक्सपेंस मानूंगा 28 तारीख को, चाहे मैंने वो 20 को खरीदे हैं, 22 को खरीदे हैं, 25 को खरीदे हैं, 27 को खरीदे हैं। इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस ऑन 28 because they are sold on 28। अब क्लियर है सिंगल? ओके, ठीक है गाइस, तो आज हम यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन चालू करेंगे। अपने रजिस्टर्स और पेन लेके बैठना क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर है, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक करते हैं गाइस, एंड थैंक यू, बाय।